मैं जो भी करूँगा खुला इस चैनल में बोलकर। रविंद्र फौजी छुपकर नहीं बोलता, ना किसी को गुमराह करके, जो भी करूँगा खुला इसमें बोलकर करूँगा और पीछे नहीं हटूँगा। मेरे को जो ऑफर दिए जा रहे हैं वो आप लोग अगर कह भी दोगे कि नहीं, जैसे एक बंदे ने कहा कि सर छोड़ दो, क्यों पंगा ले रहे हो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मरना सबको है, मरेंगे तो भी इतिहास में नाम अमर करके। और जो मैंने आज तक कर लिया मेरे लिए बहुत है। एक जवान के नाते जहाँ तक मेरा नाम आज पहुँच गया है, उतना नाम आज किसी बड़े अधिकारी, अगर आप जनरल बनोगे तो जवानों का शोषण, किसी न किसी तरफार से तानाशाही करना, उसके खिलाफ वीडियो डाले। मैंने कभी सेना के खिलाफ कोई वीडियो नहीं डाला, लेकिन कुछ चमचे जो कहते हैं कि आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, वॉलेंटियर जा रहे हैं। अरे वॉलेंटियर जा रहे हैं, लेकिन उनका सरकारी वर्क कौन करेगा। वॉलेंटियर जाने वाले लोग आराम कर रहे हैं, पूरी छुट्टी। उनको पहले तो 2 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाता था, रैंक में भी रैंक की प्रायोरिटी मिलती है, क्योंकि उन्होंने नायक बनना है, हवलदार बनना है, यहाँ तक जेशो बनने के बाद में भी चमचागिरी करनी है, सरकारी काम करना नहीं है। तो वो लोग तो खुश हैं, अधिकारी भी खुश हैं, वो लोग भी खुश हैं, लेकिन जो ग्राउंड में काम कर रहा है उसको छुट्टी नहीं दी जाती पूरी है। मेरे साथ भी एक समय ऐसा आया था, मैंने मेरी पूरी स्टोरी उसमें डाली हुई है। उस समय मेरे पास एक रास्ता तो था कि मैं नौकरी छोड़ दूं, दूसरा रास्ता मैं दुनिया छोड़ दूं, और तीसरा रास्ता मैं कुछ और कर बैठूं। लेकिन मैंने उस समस्या को किसी भी तरह झेला और अपनी पूरी सर्विस करके आया। और अभी भी मैं जवानों को यही सलाह देता हूं कि भाई किसी भी तरह अपना 15 साल 20 साल जो भी नौकरी करना करो, पानी में रहकर, मगर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज एक जवान की पत्नी का कॉल आया और उन्होंने बताया कि हम मेडिकल ग्रांट पर सेंटर में पोस्टिंग आए हैं। 6 महीने हो गए हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को समय नहीं दिया जा रहा कि वो क्वार्टर पर आए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जब उस जवान ने इस चीज़ की प्रॉपर चैनल रिपोर्ट की तो किसी ने सुनवाई नहीं की। फिर उसने जो रेजिमेंट का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी एक रिकॉर्डिंग डाल दी, जिसमें उसने एक पॉइंट उठाया कि भाई कि मैं मेडिकल ग्रांट पर यहाँ पोस्टिंग आया हूँ, 6 महीने हो गए, उनको जो समस्या है उनके बच्चे नहीं हुए हैं अभी तक, और डॉक्टर ने कह रखा है भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा समय, आपकी दवाई चल रही है, मैडम के साथ बिताओ। लेकिन इन 6 महीनों में मुझे क्वार्टर भी मिला हुआ है, लेकिन मेरी रोज़ नाइट ड्यूटी आ रही है और रोज़ दिन में वर्किंग करता हूँ, तो मुझे समय ही नहीं मिल रहा। और समय नहीं मिलने का कारण उसने उस रिकॉर्डिंग में डाला कि हमारे यहाँ 60 जवान जो कि सहायक हैं, जो अधिकारियों के घरों में जा रहे हैं, उसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। उनकी ना नाइट ड्यूटी लगती है, ना कोई वो वर्किंग करते हैं, बस वो वहाँ जाते हैं, उनका घरेलू काम, चाहे उनके वो कुत्ते घुमा रहे हैं, चाहे बूट पुलिस कर रहे हैं, उनके घरों की साफ सफाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें उसने बोली। लेकिन उन 60 का जो सरकारी वर्क है, चाहे वो नाइट ड्यूटी हो, चाहे वो रेजिमेंट वर्किंग हो, वो सारी चीज़ें हमें एडजस्ट करनी पड़ रही हैं, और उस कारण से हमें समय नहीं मिल रहा। वो रिकॉर्डिंग उसने ग्रुप में डाल दी। उसकी ना तो प्रॉपर चैनल सुनेगी, रिकॉर्डिंग डालेगी तो उसको बुलाकर उसका फ़ोन जमा कर दिया और रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी गई, और उसको बोला गया कि भाई तू ज़्यादा रविंद्र फौजी बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बल्कि जवान ने मेरे को अभी तक ये चीज़ें बताई नहीं थी, आज हताश और परेशान होकर उसने बताया है। तो आज ये कहानी कहाँ की है, क्या हो रहा है, एक तो इस चीज़ में हम चर्चा करेंगे। और जो मैं लड़ाई लड़ रहा था इतने दिन से, मेरी इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं थी, मेरी यही सबसे बड़ी सहायक प्रथा की लड़ाई थी, जिसमें हमारे कुछ चमचे जो कमेंट्स करते हैं वो कहते हैं कि अधिकारियों के घरों में जवान काम नहीं करेगा तो कौन करेगा। सिविल में भी तो IPS IAS के घरों में काम कर रहे हैं, तो मुझे मेरा घर ठीक करना है या मैं दूसरों का घर झाँकूंगा जाकर। जिस संस्था में मैं रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने फेस की हैं,
मेरे साथ भी एक समय ऐसा आया था, मैंने मेरी पूरी स्टोरी उसमें डाली हुई है। उस समय मेरे पास एक रास्ता तो था कि मैं नौकरी छोड़ दूं, दूसरा रास्ता मैं दुनिया छोड़ दूं, और तीसरा रास्ता मैं कुछ और कर बैठूं। लेकिन मैंने उस समस्या को किसी भी तरह झेला और अपनी पूरी सर्विस करके आया। और अभी भी मैं जवानों को यही सलाह देता हूँ कि भाई किसी भी तरह अपना 15 साल 20 साल जो भी नौकरी करना है करो, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता। लेकिन ये मैं आज ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि अभी एक और साहब ने बताया कि हमारे दरबार में भी सीओ साहब ने बोला कि रविंद्र फौजी का देख लो क्या हाल हुआ है, अगर उसको कोई फॉलो करेगा, उसका कोई वीडियो देखोगे तो तुम्हारा भी हाल हो जाएगा। मतलब वो डरा रहे हैं। आप सभी को पता है मेरे ऊपर एक FIR हुई है जयपुर में, और मेरा चैनल जो पुराना था वो इंडिया में बैन कर दिया गया। अभी मेरे को भी ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि भैया आप बोलना छोड़ दो, ये सहायक प्रथा के खिलाफ, अधिकारियों के तानाशाही रवैये के खिलाफ, तो आपका चैनल भी खुल जाएगा, पुराने वीडियो डिलीट कर दो सारे, और आपके ऊपर FIR भी हटा दी जाएगी। यानी मेरे पास या तो रास्ता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूँ और हार मानकर चुप बैठ जाऊँ। मेरे से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि रविंद्र फौजी किसी भी तरह न झुकेगा न टूटेगा। मैंने अंदर रहकर भी जिस परिस्थिति में मैंने नौकरी की है मैंने उसमें बताया है। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी, सोचो कि उसके बाद जो अधिकारी आए अच्छे आए, और मैं अपनी पूरी सर्विस करके आ गया। लेकिन यहाँ आज इस जवान के साथ जो हो रहा है, हर जवान इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसी सिस्टम से मैंने उसमें इतने वीडियो डाले हैं कि बहुत से जवान जिनको हम बचा ही नहीं पाए, क्योंकि वो हमें बाद में पता चला जब उसने चिट्ठी लिखकर दुनिया छोड़ दी। और वो सारे वीडियो मैंने उसमें डाले थे, इसलिए ये मुझे बोलते हैं कि ये तो फौज को बदनाम कर रहा है। बल्कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ये सहायक प्रथा के लिए वीडियो डाले हैं, या जवानों का शोषण, किसी न किसी तरह से तानाशाही करना, उसके खिलाफ वीडियो डाले। मैंने कभी सेना के खिलाफ कोई वीडियो नहीं डाला। लेकिन कुछ चमचे जो कहते हैं कि आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, वॉलेंटियर जा रहे हैं। अरे वॉलेंटियर जा रहे हैं, लेकिन उनका सरकारी वर्क कौन करेगा? वॉलेंटियर जाने वाले लोग आराम कर रहे हैं, पूरी छुट्टी उनको पहले तो 2 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाता था, रैंक में भी रैंक की प्रायोरिटी मिलती है, क्योंकि उन्होंने नायक बनना है, हवलदार बनना है, यहाँ तक जेशो बनने के बाद में भी चमचागिरी करनी है, सरकारी काम करना नहीं है। तो वो लोग तो खुश हैं, अधिकारी भी खुश हैं, वो लोग भी खुश हैं, लेकिन जो ग्राउंड में काम कर रहा है उसको छुट्टी नहीं दी जाती पूरी। उसका जिस प्रॉब्लम के साथ, जैसे मेडिकल प्रॉब्लम के लिए आया, इसको क्वार्टर पर जाने का समय नहीं मिल रहा। उनकी ड्यूटी ये जवान कर रहे हैं, कि इनको ये समस्या नहीं है। देश का पैसा जो देश सेवा के लिए मिलता है, जो अधिकारियों की निजी सेवा में जवान लगे हैं, ये देश को नहीं दिखता क्या? लेकिन ये लोगों को बताते हैं बड्डी बहुत ज़रूरी चीज़ है, लड़ाई में बड्डी। अरे मैंने कब कहा कि आप अधिकारी को लड़ाई में जा रहा है तो बड्डी मत दो? लेकिन पीस स्टेशन में भी साहब बैठे हैं, JNK में साहब बैठे हैं, आसाम में साहब बैठे हैं, महाराष्ट्र में, और बंदा साहब के गांव में, उनके घरों में, उनके सिटी में, उनके मैडम, बच्चे, रिश्तेदारों तक की सेवा के लिए छोड़ रखे हैं। क्या ये जायज़ है? क्या इसके बिना काम नहीं चल रहा है? एयरफोर्स में नहीं चल रहा क्या? इसी चीज़ को लेकर मैंने प्रॉपर पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री जी सबको चिट्ठियां लिखी हैं। 3 बार दाने देकर वहाँ कार्यालय में जाकर बाई हैंड भी ये देकर आया हूँ। माननीय न्यायालय में भी ये चीज़ें मैंने डाली हैं। ठीक है, चीफ ऑफ स्टाफ जब विपिन रावत जी थे, धरना दिया था, तो उन्होंने कहा भी था कि हम 10,000 सिविल सहायक भर्ती करेंगे पीस स्टेशन के लिए, और फील्ड का हम विकल्प ढूंढेंगे। हर प्रकार की लड़ाई के बाद रविंद्र फौजी ने चैनल खोला था, उस चैनल के जरिए ऐसी समस्याओं को मैं रखता था। अधिकारियों के लिए एक बीच में मैंने वीडियो डाला नहीं, उस जवान का, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के पिताजी पैरालाइज थे, हॉस्पिटल में, साहब की ड्यूटी पंजाब में थी और वो MP में थे उनके पिताजी। उसके पास एक बंदा भेजा हुआ था परमानेंट, जो सुबह शाम उनकी मालिश करता था। मैंने उसका वीडियो नहीं डाला कि कोई बात नहीं, किसी बुजुर्ग की सेवा हो रही है, और वो जवान के भी कोई समस्या थी, वो वहाँ अपना टाइम पास कर रहा था। लेकिन जब उस जवान की
माता जी, तो उसके पिताजी का एक्सीडेंट हुआ, माता जी पहले ही बीमार रहती थी, तब उसने बोला कि साहब अब मुझे भी अटैचमेंट दे दो, मेरे पिताजी की हालत है। तब उस समय टूवैसी साहब ने बोला कि हम तेरी समस्या के लिए नहीं, हमें फौज भी चलाना है। जब इन लोगों की और इनके माता पिता की, इनके रिश्तेदारों तक की समस्या आती है तब फौज चल जाती है, लेकिन अगर जवान को किसी की फैमिली की समस्या, उसके माता पिता की समस्या आ गई, पर्सनल इश्यू आ गया, तो बोलते हैं हम तेरी पर्सनल इश्यू के लिए यहाँ नहीं बैठे। ये सारे वीडियो मैंने अपने चैनल में डाले थे। मैं तो मेरी नौकरी कैसे भी करके आ गया, मैं मेरी पेंशन भी ले रहा हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन मुझे फ़र्क ये है कि मेरे भी गांव के आज हज़ारों सैनिक है और भविष्य में भी हज़ारों सैनिक होंगे। कल मेरा बच्चा भी जा सकता है, मेरे भाई का बच्चा, पड़ोस का, वो बच्चे ही जाएंगे। जवान किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे ही इसमें जाएंगे। और जो त्रादसी मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, सब 3-4 पीढ़ियाँ मेरी फौज में हैं और अभी भी हैं। उन्होंने नहीं बोला तो मैंने झेला, और आज मैं भी चुप रहूँगा तो मेरी आगे आने वाली पीढ़ियाँ झेलेंगी। और ये चीज़ें उनको पता चलती जब किसी का बेटा, जब वो बोल देते ना कि ये देखो किस कारण आया, फिर उसको घरेलू समस्या बता दी जाती है। जबकि बहुत से लोगों ने तो लेटर लिखकर बताए कि मेरे से ये काम कराए जाते थे। तो वो चीज़ें मैंने डाली है। अब अगर देश की जनता को और इनको लगता है कि भाई मैं देशद्रोह हूँ, इनको डालने के लिए, और अब मैं वो बोलना छोड़ दूँ, तो रविंद्र फौजी पीछे नहीं हटेगा। रविंद्र फौजी लड़ता था और लड़ता रहेगा। लेकिन ये लड़ाई अगर रविंद्र फौजी अकेले की, अगर आप सोच रहे हो, तो रविंद्र फौजी के पास ऑप्शन है पीछे हटने का, जो कि मैं नहीं हटूंगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि नहीं सर हम आपके साथ हैं और ये लड़ाई जारी रखो, तो ये हम आपके साथ हैं लिखने से, कि आप कोर्ट जाओ हम आपके साथ हैं, हम जय हिंद आपके साथ हैं, लिखने से काम चलता है क्या? बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं सर आप जाओ हम आपका सपोर्ट करेंगे। इसी तरह मैं पहले सुप्रीम कोर्ट में गया, हम सपोर्ट करेंगे कहते रहेंगे, और वहाँ जब हमें वकीलों की जरूरत पड़ी तो मैंने मेरी पेंशन से इधर उधर से मेरे पास तो सपोर्ट आया, जब छोटा मोटा वकील किया और वो केस हम जीत नहीं पाए इसी सहायक प्रथा को लेकर, क्योंकि उस सिंगल वकील था, उसको दबा दिया गया, उसके ऊपर प्रेशर आया कि केस वापस ले लो, रविंद्र फौजी को बोलो फलाना निकड़ा, अब आप तो फौज से आ गए हो। तो एक बार फिर मैं इन चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ। अगर आपको लगता है आप सबकी लड़ाई है तो इस समय हमारा साथ दो। वास्तव में अगर आप चाहते हो ये चीज़ें बंद हो, या आपके भी दिलों में है कि नहीं ये चीज़ें अच्छी है, तो फिर आप अच्छी समझो, मेरे को कमेंट्स करके बता दो कि सर मत जाओ कहीं भी, छोड़ दो, जैसे 2-4 बंदे तो लिखते ही हैं। और वास्तव में ग्राउंड में सपोर्ट देना है तो भैया सपोर्ट करो। अभी तक 100 बंदे भी सपोर्ट वाले नहीं हैं। जो संख्या है वकील जो वहाँ पैसे मांगते हैं, उसका 1% भी बंदों ने हमारा अभी तक सपोर्ट नहीं किया है। या तो उसकी वजह वो डर है, या फिर जाओ हम देंगे, मतलब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, केस ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद दोगे तो फिर कहानी लुट चुकी होगी। अभी आपको तय करना है। एक बार फिर कहूँगा, आज मैं अगर सपोर्ट करना है तो यही मेरा नंबर 8290354513 ये मेरा फ़ोनपे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बारकोड। चाहते हो तो सपोर्ट करो, नहीं तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, तब तक मेरे नंबर भी पिछली बार की तरह ये नंबर भी बंद कर दिया जाएगा। पहले ही बता देता हूँ आपको, सारे चीज़ें बंद कर दी जाएंगी, आप तक मैं पहुँच ही नहीं पाऊँगा, और अकेला वहाँ लड़कर चुपचाप वापस आ जाऊँगा। फिर बाद में कहोगे जी हमें बताया नहीं था, हम तो आपका साथ देते हैं। तो झूठे जयकारों से दोस्त काम नहीं चलेगा। इंडिविजुअल कुछ बंदे कह रहे हैं, उनको मैं इंडिविजुअल से लेकर क्यों, इंडिविजुअल की किसी की लड़ाई नहीं है। और कुछ कह रहे हैं कि सर हमें बताना, यहाँ चैनल पर खुला बता रहा हूँ, किसी को पर्सनल फ़ोन करके नहीं कहूँगा। ठीक है, सपोर्ट करना है तो करो। भविष्य में मैंने बताया था मेरा ये नंबर बंद होता है तो दूसरा नंबर मेरा ये चालू रहेगा, 94 61 20 25 13। ये नंबर भी फ़ोन पे और पेटीएम पर भी है, और ये इसका है बारकोड। क्योंकि हो सकता है ये नंबर बंद कर देंगे, तो ये नंबर सेव करके रखना, इसमें जो नाम आएगा निकिता शेखावत के नाम से। हो सकता है दोनों ही नंबर बंद कर दें, सारी चीज़ें इनके हाथ में ही हैं, तो फिर सिर्फ दुआ करना ऊपर वाले से कि ऊपर वाला हमारा साथ दे, या फिर वीडियो शेयर करना कोई और हमारा साथ दे।
ठीक है, अब ये लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है। अब आप लोगों को तय करना है, लड़ना है, पीछे हटना है, या सिर्फ लड़ेंगे लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। यह सब आपको तय करना है। जैसे मैंने आज इस जवान की कहानी जो बताई है, ये मैं उनके नंबर मंगा रहा हूँ, उनके सीओ साहब के, और कमांडेंट साहब तक वो चीज़ें मैं भेज दूंगा कि भैया इस बंदा जो मेडिकल ग्रांट पर पोस्टिंग आया और ये चीज़ें कह रहा है, इसको टाइम मिलना चाहिए। अगर तुम इस तरह 60 बंदों की तो तुमने उसमें माफ़ कर रखी है, उसके अलावा भी बहुत से अनडिफंड की जगह होती है। और ग्राउंड में अगर जो कुछ बंदे हैं उनकी लगातार ड्यूटी, उन्हीं से लगातार वर्किंग कराओगे तो फिर तो बंदा मजबूरी में बोलेगा, और बोलेगा तो फिर उसकी ये हाल कर रखा है। उसके साथ और भी कुछ हुआ है तो वो मैं आपको कल या परसों में, मैंने उससे प्रूफ मांगे हैं, वो प्रूफ आने के बाद वो डाल दूंगा। हालांकि कहानी वो समझ जाएंगे, और मैंने कई बंदों की जान भी बचाई है इसी सिस्टम में। इसी सिस्टम के तहत पहले उसको लावारिस बॉडी की तरह भेज देते थे। जो बोलते थे ना रविंद्र फौजी ने क्या किया, रविंद्र फौजी की देन है कि आज किसी भी परिस्थिति में, मैंने कहा था कि बंदा कैसे भी, चाहे वो किसी भी कारणवश दुनिया छोड़ी है तो उसका सम्मान करो। आज हर एक आदमी का सम्मान हो रहा है, नहीं तो पहले अफसर का होता था, जवान का नहीं होता था। ये उठा कर देख लो, रे चमचे बोलते थे तुम तो गलत लोगों का साथ देते हो। वो चीजें आज 50% से ज्यादा हमारे अधिकारी समझ चुके हैं। सरकार हमारी चाह रही है उन चीजों को। और खुद अधिकारी जो मुझे गलत बोलते थे, आज वो पीठ थपका रहे हैं कि आपने वास्तव में बहुत अच्छी चीजें की हैं, कुछ गलती की हैं तो उन गलती के लिए तो मैं खुद ही बोलता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को जहाँ चाहो चौराहे पे अगर सजाएं देनी है तो चौराहे पे भगत सिंह की तरह फांसी दो, ठीक है। या हमारे जाने के बाद ही कुछ होगा, वो भविष्य तय करेगा। लेकिन हमने ये जो लड़ाई छेड़ी है, इसका निर्णायक ये समय आ चुका है। अब फिर कह रहा हूँ, आप क्या चाहते हो आप लोगों को तय करना है, और मैं क्या करूँगा तो जल्दी आपको बता दूँगा। मैं जो भी करूँगा खुला इस चैनल में बोलकर, रविंद्र फौजी छुपकर नहीं बोलता, ना किसी को गुमराह करके, जो भी करूँगा खुला इसमें बोलकर करूँगा, और पीछे नहीं हटूँगा। मेरे को जो ऑफर दिए जा रहे हैं वो आप लोग अगर कह भी दोगे कि नहीं, जैसे एक बंदे ने कहा कि सर छोड़ दो, क्यों पंगा ले रहे हो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मरना सबको है, मरेंगे तो भी इतिहास में नाम अमर करके। और जो मैंने आज तक कर लिया मेरे लिए बहुत है। एक जवान के नाते जहाँ तक मेरा नाम आज पहुँच गया है, उतना नाम आज किसी बड़े अधिकारी, अगर आप जनरल बनोगे तो लोग आपको पहचानेंगे, नहीं तो कितने ही कर्नल, कितने ही ब्रिगेडियर, कितने ही मेजर जनरल तक बन गए जिनको नहीं जानते, लेकिन रविंद्र फौजी को जानते हैं मेरे सही काम के लिए। और जो मैंने इस जिंदगी में चाहा वो हासिल कर लिया, और भगवान की दया से ये जो चीज़ें गलत हो रही हैं सेना में, भगवान ने चाहा तो वो ठीक करके ही हम इस दुनिया से जाएंगे। बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।